बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियाँ नवीद हाज़िर है। नाज़रीन, पाकिस्तान की सबसे बड़ी बार कौंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार कौंसिल के जो इलेक्शन है वो आ रहे हैं, और इस इलेक्शन के हवाले से अगर बात करें तो इस वक्त जो है वो तैयारियाँ मुकम्मल तौर पर जो है वो कर ली गई हैं, और उम्मीदवार जो है वो अपनी इलेक्शन मुहिम लड़ रहे हैं। अपनी इलेक्शन मुहिम के लिए जो है वो मुख्तलिफ अपने वोटर्स के साथ जाकर बात भी कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट बार की अगर बात करें तो ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा वकला हज़रात का जो है ये इलेक्शन है, और इस हवाले से आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार की अगर बात करें तो मजमूई तौर पर 4373 रजिस्टर्ड वकला जो है वो वोट अपना कास्ट करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट बार के मरकज़ी 8 हुद्दों पर जो मरकज़ी जो मेन उहदे हैं, वैसे तो ज़्यादा है लेकिन मेन उहदों की बात करेंगे, 16 उम्मीदवार इसमें आपस में 1 to 1 मुकाबला करेंगे। और सदारती नशिस्त पर माहिर कानून हारून रशीद और माहिर कानून तौफीक आसिफ के दरमियान जो है वो मुकाबला होगा। और सेक्रेटरी की नशिस्त पर मियाँ इरफान अकरम और उनके जो मद्दे मुकाबले होंगे मियाँ ज़ाहद असलम अवान के दरमियान, दोनों के दरमियान ये का मुकाबला होगा। और इसी तरह अगर नायब सदर की बात करें, नायब सदर बलोचिस्तान के लियाकत अली तरीन और रहमतुल्लाह मद्दे मुकाबल हैं। इस तरह बाकी भी काफ़ी सीटें हैं जो कि पूरे पाकिस्तान से जो है वो ये उम्मीदवार आपस में मद्दे मुकाबला, जिसमें प्रोफेशनल ग्रुप और इंडिपेंडेंट ग्रुप जो है वो आपस में इनका मुकाबला है। और मुल्क भर की अगर बात करें, सुप्रीम कोर्ट के 4373 जो है वो वोट हैं जो वकला रजिस्टर्ड हैं जो अपना वोट कास्ट करेंगे। और इस पूरे मामले के ऊपर जो है वो आज हम बात कर लेते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मियाँ इरफान अकरम साहब जो कि प्रोफेशनल के हैं और ख़ुद उम्मीदवार भी हैं। गालबन जो है वो इस वक्त उनकी जो नशिस्त है वो सेक्रेटरी की नशिस्त है, एक बड़ी सीट पर वो जो है वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। मियाँ इरफान साहब से भी बात करते हैं, मेरे साथ राव खालिद साहब भी होंगे, उनसे भी बात कर लेंगे इस पूरे मुकाबले के ऊपर। गालबन ये 16 अक्टूबर को ये इलेक्शन है जी, और इसके ऊपर इसके साथ हमें जो है वो दूसरे पैनल से, इंडिपेंडेंट पैनल से लियाकत अली तरीन भी अभी ज्वाइन करेंगे अभी थोड़ी देर में। सबसे पहले मियाँ इरफान अकरम साहब की तरफ चलते हैं। मियाँ इरफान अकरम साहब, इस वक्त कैसी तैयारी आपकी चल रही है, और सबसे बड़ा इलेक्शन है, क्या आप खुद भी उम्मीदवार हैं तो बताएंगे इसके ऊपर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मदऊ किया है। बेसिकली अब जो बार कौंसल्स के इलेक्शन और बार्स के इलेक्शन जो है ना, ये मुल्क की सतह पे बहुत इंपॉर्टेंस इख्तियार कर चुके हैं। और अब तो हालात ये आ गए हैं कि डायरेक्ट सियासी पार्टियां और हुकूमत भी इसमें इन्वॉल्व होना शुरू हो गई है, क्योंकि उनको भी एहसास हो गया कि वकला की एक अपनी अहमियत है और वकला की आवाज़ जो है वो सुनी जाती है। 16 अक्टूबर को हमारे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान का इलेक्शन है। टोटल 4375 वोट पूरे पाकिस्तान में रजिस्टर्ड। जी बिल्कुल ठीक। और ये इलेक्शन जो है बड़ा थोड़ा डिफरेंट इलेक्शन होता है, क्योंकि इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी मेरा ख्याल शायद ही किसी और इलेक्शन में हो कि हमारे 13 पोलिंग स्टेशंस हैं, जिसमें स्वात भी है, बन्नू भी है, डेरा इस्माइल खान भी है, एबटाबाद भी है, पेशावर भी है, और पंजाब के अंदर मैं लाहौर में सबसे ज़्यादा वोटर हैं आपके? जी सबसे ज़्यादा 1500 वोटर जो हैं वो लाहौर में रजिस्टर्ड हैं। सबसे बड़ा जो पोलिंग स्टेशन है वो लाहौर ही होता है। अच्छा मियाँ साहब, ये जो पोलिंग स्टेशन होंगे 16 अक्टूबर को गालबन डेट है, तो एक ही वक्त में चारों सूबों में ये आपके इलेक्शन शुरू होंगे? जी बिल्कुल, एक ही वक्त में 13 पोलिंग बूथ्स पे वोट डलेगा और चारों सूबों में वोट डलेगा, और शाम तक उनकी काउंटिंग हो के उसके बाद अगले दिन उनको उनका रिज़ल्ट बेसिकली अनाउंस किया जाए। रिज़ल्ट हमारे पास तो आ जाते हैं, मतलब प्रैक्टिकली फॉर्म 45 तो हमारे पास आ जाता है, लेकिन फॉर्म 47 जो है वो उसको अगले दिन उन्होंने इशू करना होता है। यहाँ भी वो सिलसिला है 45 47। अब वही तो प्रॉब्लम है, हम भी अब डरे हुए हैं कि इसमें भी कुछ फॉर्म 47 वाला सिलसिला चल पड़ा है, क्योंकि पिछली दफ़ा हुआ ये कि हमारे ग्रुप के 2 नाइब से दूर एक केपी। अच्छा, मैं सिर्फ अपने नाज़रीन की कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आपसे ये पूछना चाहता हूँ ताकि उनको भी पता लगे, आपका प्रोफेशनल ग्रुप है और बरसरे इक़्तिदार ग्रुप इस वक्त कौन सा है? देखिए, बरसरे इक़्तिदार ग्रुप प्रेसिडेंट पिछली दफ़ा इंडिपेंडेंट ग्रुप के थे, सेक्रेटरी पिछली दफ़ा भी प्रोफेशनल ग्रुप के ही इलेक्ट हुए थे। यानी सेक्रेटरी आपके ग्रुप का था? जी, सेक्रेटरी हमारे ग्रुप के थे प्रोफेशनल का, और जो है वो सदर जो थे वो इंडिपेंडेंट ग्रुप के थे। इसका मतलब बॉडी जो है मिली जुली थी? जी मिली जुली बॉडी, ये हमेशा इसी तरह होता है, ये कभी भी नहीं हुआ कि क्लीन स्वीप कभी भी नहीं हुआ। ठीक, और 1 साल के लिए होते हैं ये इलेक्शन? 1 साल के इलेक्शन होते हैं। ठीक है। और ये इसी तरह होता है ये है कि मुख्तलिफ जब सीट्स पे रिजल्ट आता है
तो कई दफ़ा ये होता है कि जिनकी मेजॉरिटी हो जाए फिर वो रूल करते हैं उस पर, क्योंकि वहाँ पर जो वोट है वो सदर का भी उतना है और एग्जेक्टिव मेंबर का भी उतना वोट है। तो ये टोटल 17 सीट्स होती हैं। तो अगर किसी की एवरेज जो है वो 9 आ जाए तो वो समझ लें कि वो 32 में आ गए, और अगर 9 से कम है तो इसका मतलब कि वो माइनॉरिटी में आ गए। लेकिन दो अहम मुद्दे हैं इसमें, एक सदर का और एक सेक्रेटरी का। इन दोनों की जो बात है वो ज़रा सुनी जाती है। सदर और सेक्रेटरी का ओहदा आपको पता है हर बॉडी में एक इम्पोर्टेंट ओहदा होता है, बिल्कुल बड़े होते हैं जी। लेकिन बीइंग एज अ सेक्रेटरी, मतलब जो मैं कंटेस्ट कर रहा हूँ, सेक्रेटरी क्योंकि इसने हाउस कंडक्ट करना होता है, इसने हर चीज़ का नोटिफिकेशन करना होता है, इसने नोटिस जारी करना होता है, तो सेक्रेटरी की सीट बहुत इंपॉर्टेंट सीट होती है। इसलिए हमेशा सेक्रेटरी और सदर की सीट पे जो मुकाबला है ना वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। बाकी सीट पे शायद इतना लोग रिजिड नहीं होते, इसमें ज़रा ग्रुप्स का। अच्छा, इसमें जो नायब सदूर हैं आपके वो तो हर सूबे का अलग है, पंजाब का, सिंध का, KPK का? जी बिल्कुल, चारों सूबों के एक एक नायब सदूर हैं। उसके अलावा 2 सीट्स हमारी हैं, एक एडिशनल सेक्रेटरी की और एक फाइनेंस सेक्रेटरी की। वो इस्लामाबाद पिंडी को दी हुई हैं हमने परमानेंटली। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पहले तो ये था कि असल में अब पहले तो ये था कि सदर कहीं से भी आ सकता था, फिर अब ये किया कि अब टर्न वाइज सदर आ रहे हैं। अब चारों सूबों से आएंगे और एक बारी जो है वो पिंडी इस्लामाबाद को अलग दे दी गई है, मतलब 5 मुख्तलिफ इलाकों से सदूर आएंगे। अगर आज पंजाब की बारी है तो फिर उसके बाद जो बारी आएगी वो बलूचिस्तान की आएगी, फिर सिंध की आएगी, फिर उसके बाद एक बारी किसी और सूबे की आएगी, फिर पंजाब की आएगी। वो 6 बारियां बन जाती हैं, हर 3 के बाद दोबारा पंजाब की बारी आती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वोट की तादाद जो है वो पंजाब में मौजूद है और जो बेसिकली मेजॉरिटी सूबा है। और बिल्कुल ठीक है, इसके ऊपर तो हम बात कर लेते हैं। मियां इरफान अकरम साहब, ये बताइएगा कि ये कोई सियासी तौर पर भी आपकी वाबस्तगी होती है, ये जो आपके पैनल हैं? देखें, प्रैक्टिकली तो हर बंदे की कोई ना कोई सियासी वाबस्तगी है, लेकिन हम इस चीज़ के खिलाफ हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज की इन्वॉल्वमेंट नहीं, आपका हामिद खान ग्रुप समझा जाता है और ये PTA के ग्रुप समझा जाता है। लेकिन यही बात मैं कह रहा हूँ कि अब हामिद खान ग्रुप को PTA का ग्रुप डिक्लेयर कर दिया गया, इंडिपेंडेंट ग्रुप को नून लीग का ग्रुप डिक्लेयर कर दिया। इस तरह नहीं है, ऐसा नहीं है। आप कहते हैं मेरी जाती एफिलिएशन हो सकता है कि नून लीग के साथ हो या किसी और पार्टी के साथ हो। हम ये कहते हैं कि वुकला की सियासत को वुकला में रहने दें, इनको पॉलिटिकल पार्टीज को इन्वॉल्व ना करें, क्योंकि आपका और ये प्रोफेशनल लग गया और आपका जो है वो जी, ये पहले कभी भी नहीं था। ये कुछ पिछले 3-4 साल से ये ऐसा इशू शुरू हो गया है। फिर मैं वही कह रहा हूँ कि एक्चुअली अब हुकूमतों को पता चल गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट बार का सदर है या सुप्रीम कोर्ट बार की जो बॉडी है उसकी आवाज़ सुनी जाती है। वो कहीं खड़े होकर अगर हुकूमत के खिलाफ बात करेंगे तो साहब, क्योंकि वैल्यू बहुत ज़्यादा है, अहमियत बहुत ज़्यादा होती है सेक्रेटरी की और उसके अलावा सदर की और वुकला की जो बार काउंसिल बनती है, तो इसलिए हुकूमतें भी कोशिश करती हैं कि उनका भी साथ आपके साथ जो है वो एफिलिएशन रहे। हाँ, यही बात है। अब पॉलिटिकल पार्टी की इन्वॉल्वमेंट से शायद हमारे इलेक्शंस की वो शक्ल नहीं रही। अब जो इन्वॉल्वमेंट है उससे ये है कि जो हुकूमती पार्टी है वो हर किस्म का हरबा भी इस्तेमाल करती है, वो उसमें फंड्स भी जनरेट करती है, वो प्रेशर भी डालती है, वो बहुत सारी फैक्टर्स को। बिल्कुल ठीक है, मियां इरफान अकरम साहब साथ ही रहिएगा। मैं राव खालिद अहमद खान साहब से बात कर लेते, तो माहिर कानून, सीनियर माहिर कानून भाई साहब मौजूद हैं। राव साहब, क्या कहेंगे? इलेक्शन आ रहा है सुप्रीम कोर्ट बार का और सबसे बड़ा इलेक्शन आपके वुकला का, तो कौन जीत रहा है? क्या आप कहेंगे इसके ऊपर? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। और मियां इरफान साहब, आपको भी बहुत बहुत सलाम मेरा। वालेकुम सलाम। मैं एक चीज अर्ज कर दूं कि ये गालबन 16 तारीख को नहीं, ये यकीनन 16 तारीख को इलेक्शन हो रहा है जी। ठीक है, बात तो ये बता दें। ठीक है जी, ठीक है। और दूसरी बात, ये एक ऐसी डेमोक्रेटिक रवायत है कि अल्हम्दुलिल्लाह हर साल अक्टूबर में ही इलेक्शन होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। यानी कभी ऐसा नहीं हुआ कि सितंबर के बजाय जो है वो अपना अक्टूबर के बजाय ये जो है सितंबर में हो जाए या अक्टूबर के बजाय नवंबर में हो जाए। ये हमेशा अपने टाइम पे होते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये इस वक्त जो आपने भी सवाल किया है कि कौन सा ग्रुप जीत रहा है, बिल्कुल तो मुकाबला बड़ा सख्त है और यानी इसमें कोई चीज हतमी नहीं कही जा सकती। मेरे ये जो भाई बैठे हुए प्रोफेशनल ग्रुप से सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ रहे हैं और इनके मुकाबले पे अवान साहब लड़ रहे हैं, या इधर से अपना तौफीक साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, उधर से हारून रशीद साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये दोनों जो दोस्त हैं, इन्होंने अपना पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाना है। और इसके अलावा इनके ग्रुपों के जो हेड्स हैं, हामिद खान साहब और एहसन ढोंड साहब, इन्होंने भी अपना एड़ी चोटी का जोर लगाना है कि अपने अपने कैंडिडेट को जिताएं। क्यों?
कि सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन की जो है बड़ी अहमियत है, क्योंकि ये पूरे पाकिस्तान को लीड करता है, पूरे पाकिस्तान के वकला को लीड करता है। और उसके बाद ये तमाम नहीं राव साहब, फिर ये भी तो बात है ना कि ये भी समझा जाता है कि सियासी जमातें ये इलेक्शन लड़ रही होती हैं, वकला का, सुप्रीम कोर्ट बार का। मैं इसमें एक अर्ज कर दूं कि आप बिल्कुल दुरुस्त ये बात कह रहे हैं। हालांकि तमाम वकला जो इलेक्शन लड़ रहे होते हैं वो उनका स्टांस यही है कि हम जो है बिल्कुल जो है जो गैर सियासी लोग हैं, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है और जाती एफिलिएशन को यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं किया जाता। लेकिन उसके बावजूद ये 3 साल से ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे अब पॉलिटिकल पार्टी जो है ना वो इन्वॉल्व हो गई हैं। जैसा कि आपने शायद पिछले इलेक्शन में देखा होगा, पिछले इलेक्शन में कि असद मंजूर भट्ट साहब जब जीते थे यहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट से, तो वो एक नारे की बुनियाद पर जीते थे। हालांकि उससे पहले उनकी जो है पोजीशन काफी कमजोर थी। फिर इस दफा जो हमारे वो नसवाना साहब जीते हैं उनका भी यही वजह है। और अब जो है लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो इलेक्शन है ये एक डिफरेंट इलेक्शन है। इसमें मेरे अभी जैसे इरफान साहब ने अभी इरशाद फरमाया कि वहां पे हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया जाएगा, तो हर किस्म का हरबा इस्तेमाल करने के लिए आपको पता कि ताकत का होना जरूरी है। और ताकत इस वक्त किसके पास है? हुकूमती पार्टी के पास। और हुकूमती पार्टी के जो दोस्त हैं उनको ये एज हासिल है कि वहां पे वो हर किस्म के जो है ना हरबे इस्तेमाल कर सके। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि अभी पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में एनरोलमेंट हुई है कुछ नए वकला की, और वो नए वकला जो है वो इस वक्त उनका वोट बड़ी अहमियत अख्तियार कर चुका है और वो तकरीबन को 300-400 के करीब। मुझे ये बता दें कि ये मुतफिका तौर पर इनरोलमेंट हुई है, ये जो नए वकला हजरात की इनरोलमेंट सुप्रीम कोर्ट में हुई है ये मुतफिका तौर पर हुई है, दोनों ग्रुपों की मुतफिका तौर पर? ये मुतफिका तौर पर नहीं होती है, इसमें चीफ जस्टिस यानी कि वहाँ पे चीफ जस्टिस भी इन्वॉल्व होता है, पर्सनल बार कोर्ट से। मेरा मकसद ये कि एतराज़ात तो नहीं होते, बाज़ दफ़ा हमारे प्रेस क्लब की मेंबरशिप अगर की जाए तो एतराज़ात कर दिए जाते हैं, तो ऐसी बात कोई? यहाँ पे एतराज़ात नहीं होते। ये एनरोलमेंट जो है वो उनकी काबिलियत को देखते हुए, उनके जो जजमेंट है उनको देखते हुए, इन सारी चीज़ों को देखने के बाद उनकी एक फाइल मुकम्मल तैयार होती है, उसके ऊपर यानी कि उनको करते हैं। लेकिन उसमें उनको जो है थोड़ा सा एज हासिल था, उन्होंने अपने दोस्तों को जो है काफ़ी वहाँ पे फेवर दी है और वो एक बड़ी अहमियत अख्तियार कर चुके हैं। और पिछली मरतबा भी हारून जो अपना जो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो इसी वोट की बिना पर उनको जो है वहाँ पे फौकियत हासिल हुई थी, और इस दफा भी उनको जो है यहाँ पे ये थोड़ी सी फौकियत हासिल है। लेकिन उसके बावजूद मुकाबला बड़ा सख्त है और इस मुकाबले में कुछ नहीं कहा जा सकता कि सुबह नताइज क्या आएंगे। तो मुकाबला सख्त है। आप कहते हैं कि सदर की सीट के ऊपर खासतौर पर 2 सीटें हैं, सदर और सेक्रेटरी की जो सीट है, ये हमेशा मुकाबला जो है इन 2 सीटों का ही होता है और ये 2 सीटें जो है अहम तरीन पोस्ट हैं जिनके ऊपर जो है वो सारा यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंड करना होता है। जैसे पिछली मरतबा जो था सलमान मंसूर साहब सेक्रेटरी जीते थे, लेकिन प्रेसिडेंट और उनकी वहाँ पे जो है दूसरे दोस्तों की अक्सरियत होने की वजह से वो सारे यानी कि सारे के सारे उनको 6 महीने तो कम से कम जो मुअत्तल ही रहना पड़ा। सलमान मंसूर साहब कोई किरदार अदा न कर सके, इसलिए वकला में जो है ये चीज़ जो है बड़ा ज़रूरी है कि हम लोग एक दूसरे को बर्दाश्त करें और जो हमारा जमहूरी हक है हम उसको वो हक दें, ताकि जो हमारा जो किरदार है, हमारा किरदार क्या है कि रूल ऑफ लॉ पे बात करना, हमारा किरदार है कि हम ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात करें, हमारा किरदार है कि हम आवाम को रिलीफ लेके दें। बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है। राव साहब साथ ही रहिएगा, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। मियाँ इरफान अकरम साहब ये बताइएगा कि क्योंकि आप वैसे इसकी तरदीद तो कर चुके हैं कि आपका जो पैनल, ये ऐसी बात नहीं होती, लेकिन होता ये है कि अगर आप जीत जाएँ जो भी रिजल्ट आ सकता है, अगर आप मुतवक्किल तौर पर जीतते हैं तो उसके बाद हुकूमत को ये भी तो खौफ हो सकता है कि आप चूँकि आपकी एफिलिएशन पीटीआई के साथ है और आपकी वकला की तहरीक शुरू ना कर दें हुकूमत के खिलाफ। देखें फिर मैं वो बात करूँ, वकला में ये जो चीज़ आ गई है, मैं क्योंकि वकला की तहरीक की अगर बात करें हिस्ट्री की, तो जब भी वकला ने कोई तहरीक शुरू की है तो उसमें हमारी तहरीक जो है ना वो हम बड़ी पावर होती है, पॉलिटिकल पार्टी की बेस पे नहीं करते, किसी पॉलिटिकल पार्टी की इंस्ट्रक्शन पे नहीं करते। काले कोर्ट के अपने कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। हम हमेशा हमने जंग लड़ी है रूल ऑफ लॉ की, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की। हमने उस वक्त इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का साथ नहीं दिया था सर, काले कोर्ट से ही है। मैं वही कह रहा हूँ,
खौफ है ना, इसी वजह से वो इन्वॉल्व हुए हैं। पहली बात है, मैं राव साहब की बात को थोड़ा क्लियर कर दूं कि आपने एक सवाल पूछा कि क्या ये इनरोलमेंट जो है ये बिल्कुल साफ शफाफ होती है। ये बिल्कुल नहीं होती, उसमें बाकायदा पिक एंड चूज होती है, लिस्ट को बाईपास किया जाता है, अपने मर्जी के लोगों को कर दिया जाता है जो उनको नजर आता है कि ये हमारे वोटर्स नहीं होंगे। प्रॉब्लम ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट के वकील नहीं बना रहे, वो अपने वोटर्स बना रहे हैं। वो उन लोगों से वादे बही लेते हैं, उसको एनरोल करने से पहले उससे हलफ उठवाते हैं कि भाई तुम हमें वोट डालोगे। ये क्या तरीकाकार है? क्या वो लोग एलिजिबल नहीं थे या वो कॉम्पिटेंट नहीं थे? मियां इरफान साहब, ये एनरोलमेंट किसने करनी होती है? देखिए, उसका तरीकाकार है, पाकिस्तान बार काउंसिल जो है उसकी एक कमेटी है, उसे एनरोलमेंट करनी होती है। उससे पहले ये जितने भी उस कमेटी में आपके भी तो मेंबर होंगे ना आप, लेकिन उस वक्त इस वक्त रूलिंग जो है क्योंकि उनकी मेजॉरिटी है तो जो वाइस चेयरमैन नहीं, सेक्रेटरी आपका था और सदर उनका। पाकिस्तान बार काउंसिल एक और बॉडी है हमारे यहाँ पर। जैसे पंजाब बार काउंसिल होती है वैसे पाकिस्तान बार काउंसिल होती है। वो सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं वो उसने एनरोल करने होते हैं और उसमें इस वक्त मेजॉरिटी उनकी है। ठीक, इसमें कोई शक नहीं कि उनकी मेजॉरिटी है। लेकिन हम इस बात के खिलाफ हैं कि देखें, जब ये आप सुप्रीम कोर्ट के लिए एलिजिबल होते हैं तो आपका पहले एक फिट टू बी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट 5 जजेस कराची में और 3 जजेस लाहौर में बैठ के इंटरव्यू लेते हैं। इट्स मीन कि जितने भी लोगों को फिटनेस होती है वो कॉम्पिटेंट भी हैं और एलिजिबल भी हैं। अब उसके बाद ये ऊपर जाके एक अजीब सी ड्रामेबाजी करने का कोई मकसद नहीं होता कि आप अपनी मर्जी के लोगों को बुलाएं। अब 5 जजेस ने बैठ के एक बंदे को क्लियर किया कि ये फिट है सुप्रीम कोर्ट का वकील बनने के लिए। अब अगर आप उसको फेल करते हैं इसका मतलब आपने उन जो 5 जजेस हैं उनके ऊपर एक सवालिया निशान बना दिया कि इसका मतलब कि वो 5 जजेस कॉम्पिटेंट नहीं थे जिन्होंने उसको फिटनेस दी कि ये सुप्रीम कोर्ट का वकील बनने के लिए कॉम्पिटेंट। और ये कमेटी के पास इख्तियार होता है वैसे। बहरहाल मैं इसके ऊपर एक ब्रेक ले लूं और ब्रेक के बाद इसी से जो हम बात दोबारा गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं जी। वेलकम बैक नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन 16 अक्टूबर को हैं और इस वक्त अगर बात करें तो 2 पैनल सामने आए हैं। इसमें जो है वो एक प्रोफेशनल और इंडिपेंडेंट, इनका मुकाबला आपस में है और मुख्तलिफ उम्मीदवार खड़े हो चुके हैं। मजमूई तौर पर 8 मरकज़ी सीटों के ऊपर ये मुकाबला है जिसमें 16 उम्मीदवार है। मियां इरफान अकरम साहब जो सेक्रेटरी की सीट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, प्रोफेशनल ग्रुप से मेरे साथ मौजूद है। इनसे सवाल हम बात कर रहे थे ब्रेक से जाने से पहले कि मियां इरफान साहब ये बताइएगा कि 5 जजेस ने जब किसी वकील को उसकी फिट कर दिया वकालत के लिए सुप्रीम कोर्ट के लिए, तो क्या फिर जो आगे एक कमेटी बनी है वो वाकई जो है वो उनके पास इतना इख्तियार होता है कि वो 5 जजेस के इस फैसले को जो है वो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकें? देखें, बात फिर वही है। मैं ब्रेक से पहले भी ये बात कर रहा था कि देखें, जब 5 जजेस ने एक बंदे को फिट डिक्लेयर कर दिया कि यू आर फिट टू बी एलिजिबल टू बी द एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद ये क्या तुक बनता है कि आप ऊपर सुप्रीम कोर्ट में वो वाला जज और 2 बंदे जो पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर हैं वो उसका इंटरव्यू ले रहे हैं और उसको फेल कर रहे हैं। इसका मतलब कि वो जो 5 जजेस थे वो कॉम्पिटेंट नहीं थे, उन्होंने अच्छी तरीके से उसको चेक नहीं किया। इसमें ये भी बता दें ये अब फेल हुए हैं ये इसमें? जी बहुत सारे, ये पिक एंड चूज है। ये इसी चीज को हम सीखते हैं कि देखें, वंस फिटनेस इज अलाउड, वो जितने भी लोग हैं जिनको फिटनेस मिली उन सबको एलिजिबल होना चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट पेश हो सकें। ये ऊपर वाला जो सिस्टम है, एक वो जज जिसके पास कभी कोई पेश ही नहीं हुआ, वो तो हाई कोर्ट के वकील है, उसने सुप्रीम कोर्ट में तो भी जाना है। अब सुप्रीम कोर्ट का जज बैठ के उससे इंटरव्यू ले रहा है। जिन 5 जजेस के सामने वो पेश होता रहा, जिसने उनको फिटनेस दी वो गलत हो गए और सुप्रीम कोर्ट का एक जज जो है वो कहता नहीं जी ये कॉम्पिटेंट नहीं है। और मैं आपको नाम लेके बहुत सारे ऐसे बंदों के बता को जो कॉम्पिटेंट हैं, यहाँ पर सर्व करते रहे हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा वकालत है, उनको डेफर कर दिया गया। और ऐसे लोग कि जो मैं ये नहीं कहूँगा कि कॉम्पिटेंट नहीं होंगे या वो एलिजिबल तो हर बंदा है यहाँ पर, लेकिन ये जो पिक चूज़ वाला तरीका है ये ख़त्म होना चाहिए। और जिन लोगों को हाई कोर्ट मुतलका हाई कोर्ट फिटनेस दे उन सबको यही राइट होना चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट के वकील बन सकें। देखिए, यहाँ पर फ़र्क ये है कि वकील नहीं बनाए जा रहे, वोटर मेंबर बनाए जा रहे हैं, उनसे हलफ लिए जाते हैं, उनसे वादे तो मियां इरफान साहब, अगर आपका पैनल जीतता है ये इलेक्शन तो आप इसको ठीक करेंगे? जी इंशाल्लाह। मेरा आज इस चैनल पे बैठ के वादा है
कि हम इस पे पूरी आवाज उठाएंगे और हम यही कहेंगे कि कहीं ये तो नहीं होगा आप अपनी मर्जी के जो है वो कर लें। सर हम तो पहले दिन से इसके खिलाफ हैं कि ये होना ही नहीं चाहिए, और हमारा ग्रुप जब भी बरसरे इख्तिदार आया है हमने ऐसे ही काम किए हैं। देखें हर बंदे को आप हमने तो इतना सख्त क्राइटेरिया किया है, मतलब जब मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हुआ तो उस वक्त तो एलिजिबिलिटी ये थी कि 10 साल बाद आप सुप्रीम कोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते थे। अब वो एलिजिबिलिटी थोड़ी कम कर दी, 7 साल का कर दिया है, लेकिन उसमें कुछ केसेस हैं वो ऐड कर दिए गए। क्या इंडिया में ये चीज़ ज़रूरी नहीं है, वहाँ कंपिटेंट लॉयर्स नहीं है? इंडिया में जो तरीकाकार है वो ये है कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे व्हेन यू एनरोल्ड एज एन एडवोकेट यू आर एलिजिबल टू अपीयर बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। तो वहां पर अगर ये हो सकता है, पूरी दुनिया में किसी जगह पे इतना सख्त क्राइटेरिया नहीं है। चलें, मैं कहता हूं अच्छी बात है। अब इसी से देख लें कि पिछले साल तकरीबन कोई 400 वोट बनाए गए, इस दफ़ा 480 वोट बनाए गए। वो किस लिए बनाए जाते हैं? और आखिरी 2-3 माह में वो इसलिए बनाए जाते हैं कि उन्होंने जो अपना वोट बैंक है उसको बढ़ाना होता है। लेकिन ये सब कॉम्पिटेंट लोग थे, ये लोग समझदार हैं, इतना ज़्यादा कोई oblige नहीं होता। वो आते हैं प्रेशर में, वो बेचारे जाके मिन्नत भी करते होंगे, oblige भी होते हैं। नहीं ठीक है, उनकी मेंबरशिप होगी, उनको रजिस्टर कर लिया, लेकिन ये क्या इन लोगों ने गारंटी दी होगी कि ये इन्हीं को वोट डालेंगे? सर वादे कुछ ज़मीर भी तो होता है ना, बंदा सोचता भी है। यही मैं कह रहा हूँ। देखिए पिछले साल भी यही हुआ था, जो प्रोफेशनल ग्रुप का सदर था वो 82 वोट से हारा था, लेकिन सेक्रेटरी 500 वोटों से जीता था। अगर लोग सिर्फ इसी चीज़ को मद्देनज़र रखें कि इन्होंने हम मुझे करवा दिया, तो शायद वो वोट ही ना डालें हमें कभी। लेकिन प्रॉब्लम फिर वही है कि ये सिलसिला जो है, लेकिन मेरिट तो होना चाहिए। राव खालिद अहमद खान साहब से बात कर लेते हैं। देखें जी, सवालात तो उठ गए। आप तो वो लोग हैं, वो कम्युनिटी है जिन्होंने खुद इंसाफ लेकर देना होता है, लेकिन अगर आपके ऊपर इस तरह की बातें होंगी, यहाँ पर जो है वो एक पैनल के जो है वो सेक्रेटरी की सीट पर जो है वो इलेक्शन लड़ने वालों ने ये बात कर दी है कि अगर जजेस की 5 रुकनी कमेटी या वो इस किसी को सुप्रीम कोर्ट के लिए फिट करार देते हैं वकालत के लिए, तो फिर अगली कमेटी रिजेक्ट कर देती है। ये क्या मामला है? और इसमें पिक एंड चूज होता है, ये कैसा मामला जी सामने आ गया? आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? मैं इरफान अकरम साहब की बात को इंडोर्स करूंगा, इनसे इसका इख्तलाफ नहीं है। देखिए ना, ये जो है हमारे यहाँ पे जब हमारा एक ग्रुप जो इस वक्त बरसरे इक़्तिदार है, उसने पिछली मरतबा जैसे मैंने पहले कहा था कि 300-400 दोस्तों को जो है ऑब्लाइज किया था, और इस दफा भी किया है। और वो मैं इस बात को भी इंडोर्स करूंगा कि ये ऑब्लिगेशन जो है वो सिर्फ इसी वास्ते की जाती है कि ये हमें वोट देंगे, लेकिन ये तरीका गलत है। मैं इसको यानी कि मैं इसको कंडम करता हूँ, इस तरह नहीं होना चाहिए। और लेकिन उस नहीं, आप ये स्पेसिफिक बताएं। राव साहब, आप सीनियर जो है वो वकील हैं, माहिर कानून हैं, क्या 5 रुकनी जजेस की जो कमेटी है अगर वो फैसला कर देती है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, तो फिर आगे बात कोई रहती है? मुझे तो इसके हवाले से कुछ बता दें, हमें भी कुछ समझा दें। देखिए ना, जब एक चीज हमारे पाकिस्तान बार काउंसिल ने अप्रूव कर दी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आ गई, वहां से कानून पास हो गया, अब ये उसके मुताबिक है। अब जब तक ये रिवर्स नहीं होगा उस वक्त तक यही सिलसिला चलेगा। उसको देखिए, ये यहाँ पे हमारी पार्लियामेंट और हमारा पाकिस्तान बार काउंसिल ये इसमें जिम्मेदार है। इन बार काउंसिल ने, यानी कि इसको खास तौर पर पाकिस्तान बार काउंसिल, ये उसकी ये जिम्मेदार है। इसको ये चीज को कंडम करना चाहिए था, इसको रोकना चाहिए था, लेकिन वहां पे रोकने के बजाय इसको उन्होंने सपोर्ट किया। तो मैं इस चीज को यानी कि बिल्कुल इरफान अकरम साहब की बात को इंडोर्स कर रहा हूं मैं इसमें, कि यहाँ पे अगर 5 जजेस उसको एक फिटनेस सर्टिफिकेट देते तो उस वकील को लाजमी वहां से जो है एनरोलमेंट होनी चाहिए। और जो भी बात इन्होंने एक और की कि इंडिया में और दूसरे ममालिक में जो एक दफा एडवोकेट एनरोल हो गया ना, तो वो फिर तमाम यानी कोर्ट में वो अपेयर हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान का जो है वो दादा आदम ही निराला है। अब इसमें क्या कह सकते हैं, क्योंकि शुरू से ही हमें यानी कि कंट्रोल किया गया, हमारी डेमोक्रेसी को भी कंट्रोल किया गया, तो उसकी बिना पे ये सारी चीजें चलती हैं। तो मैं इसमें जो है फिर एक दफा ये कहूंगा कि पाकिस्तान बार काउंसिल का और पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का खास तौर पर बड़ा अहम किरदार है। ये जब आएंगे तो इन्होंने, अगर जैसे अभी इरफान साहब कह रहे हैं कि अगर हम आए तो इंशाअल्लाह ताला हम इसको यानी कि चेंज कराने की कोशिश करेंगे। देखिए, कोशिश करना और इसको हतमी तौर पर यानी कि खत्म करवाना, ये 2 मुख्तलिफ चीजें हैं। मैं फिर ये कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट बार हो, पंजाब बार हो, लाहौर बार हो, सिंध बार हो, या कोई भी बार है, इन तमाम का काम सिर्फ एक ही है, रूल ऑफ लॉ के ऊपर बात करना, ह्यूमन राइट्स की यानी कि। और इसमें हम लोगों ने, जो वकला ने हमेशा कुर्बानियां भी दी हैं, लेकिन कुछ अरसे से हुकूमत ने वकला के दरमियान में भी जो है वो नाइतफाकी पैदा कर। नहीं, वो आपकी जो कुर्बानियां तारीख बताती है ना, इसलिए तो आप में जो है वो उन्होंने तकसीम आपको किया है, फिर सियासी भी कर दिया है।
मैं भी तो मैं यही बात कर रहा जो आपने भी की है कि हम हमारे दरमियान एक तकसीम पैदा कर दी है, और उस तकसीम को पैदा करने में मेन किरदार जो है वो सियासी पार्टियों का है, जिन्होंने ये हमारा यानी इस जो इलेक्शन है इसके अंदर अपना किरदार अदा करना शुरू किया। अब हम जो मर्जी कह लें, इस वक्त प्रोफेशनल ग्रुप जो है वो पीटीआई को रिप्रेजेंट करते हैं, हम जितना मर्जी कह रहे हैं कि नहीं हम डिनाई करते रहेंगे, लेकिन होता यही है। इसी तरह इंडिपेंडेंट ग्रुप जो है उसका जो है वो नहीं, आपके जो सुदूर है वो फिर सियासी जमातों के पीछे अगर ना चले तो फिर तो ऐसी बात हो ही नहीं सकती। बिल्कुल एग्जैक्टली मैं बिल्कुल ये बात करता हूँ, लेकिन हमारे जब यहाँ पर लीडरान कराम जो है वो कंप्रोमाइज हो जाए तो फिर मुझे बताएं कि नीचे जो लोग बैठे हुए मेरे जैसे कि वो क्या करेंगे, इरफान साहब जैसे दोस्त क्या करेंगे। हम लोग सिर्फ आवाज उठा सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, तो फैसला तो ऊपर के लीडरों ने करना होता है ना। लीडरान कराम जो है राव साहब ये भी एक बात बता दें कि जो 480 के करीब न्यू वोटर्स जो वकला हजरात सुप्रीम कोर्ट के लिए रजिस्टर्ड किए गए हैं, क्या ऐसा तो नहीं कि इनसे कोई हल्फ लिया गया हो और इनके ऊपर शर्त रखी गई हो कि हम आपको करते हैं लेकिन आप इस इलेक्शन में वोट हमें देंगे, हमारे पैनल के साथ चलेंगे? जी इस तरह की बातें ये सिर्फ आपके इलेक्शन में नहीं, मुख्तलिफ और इलेक्शन जो होते हैं तंजीमों में इस तरह की बात उधर भी चलती है। जी मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो बात अभी इरफान साहब ने भी की और आप भी कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल अफवाह मैंने भी सुनी है और इस तरह की चीजें हुई होंगी लाजमी, लेकिन उसके बावजूद मैं एक छोटा सा एज लूंगा इसमें कि अभी जैसे मेरे भाई इरफान साहब ने कहा है कि पिछले इलेक्शन में उन्होंने 400 वोटर इनरोल किया, लेकिन कितने वोटों से हारा है? 80 वोटों से। और इस दफा भी क्योंकि वकला कम से कम अपने जमीर की आवाज में अगर 10, 20, 50 इधर उधर हो जाते हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन 90% वकला जो है वो अपनी जमीर के मुताबिक अपने दिल की आवाज के ऊपर जो है वो वोट डालते हैं। आप समझते हैं कि ये कोई गारंटी नहीं होती है, अगर आपकी उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा दिया तो गारंटी नहीं है, कुछ भी हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। मैंने इसलिए पहले क्या कहा कि मुकाबला बड़ा सख्त है इस वक्त जो है। कल का मैंने दोनों ग्रुपों के जो है ना वो मैंने शो देखे और उनमें मुझे जो इतराएं हैं उसके मुताबिक प्रोफेशनल ग्रुप ने बड़ा अच्छा यानी कि कल शो किया है। इसी तरह इंडिपेंडेंट ग्रुप है वो भी अपना जोर लगा रहा है, तो मुकाबला इंतहाई सख्त है। और उसमें अगर मैं फिर ये कहता हूँ अगर धांधली ना हो, उसमें फॉर्म 47 ना इन्वॉल्व हो, तो फिर नताइज जो है वो बहुत मुख्तलिफ हो सकते हैं। जो हमारी जो इस वक्त अंदाज है वो सारे गलत हो सकते हैं। देखिए आप हुकूमत के इत्तेहादी भी हैं और आप फॉर्म 47 की बात कर रहे हैं। सर मैं देखिए मैं यहाँ पे इस वक्त मैं किसी पार्टी को माहिर कानून है, बिल्कुल ठीक है, माहिर कानून है, ठीक है। बराए मेहरबानी इस बात को वहां से अलहदा रखें। अलहदा नहीं, हम तो बात ये कर रहे हैं कि वकला हजरात को सियासी जमातों के साथ वाबस्तगी जो शो करते हैं वो नहीं होनी चाहिए। आप प्रोफेशनल है और प्रोफेशनलिज्म को सामने आना चाहिए और इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। चलो मियां इरफान अकरम साहब से पूछ लेते हैं। मैं एक बात छोटी सी ऐड कर दूं कि आपने पूरी मेरी स्टेटमेंट में कहीं पे मुझे बता दें किसी पार्टी को मैंने रिप्रेजेंट करने की बात की हो? नहीं, बिल्कुल आप वकला की बात कर रहा हूँ, वहां पे चाहे वो मेरे खिलाफ क्यों ना बात जा रही हो, मेरी पार्टी के खिलाफ क्यों ना जा रही हो, लेकिन मैं बात जो है हम आइन और उसके मुताबिक करेंगे, कानून के मुताबिक। हम कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं, पहले आप वकील हैं, माहिर कानून है, फिर आप सियासतदान है। अगर मैं तो ये समझा हूँ, आप भी यही समझते हैं। मेरी रोटी रोजी यहाँ से वाबस्ता है। जब हमारा हमने जब पहले दिन जब लॉ में एडमिशन लिया था तो हमारा ज़हन में ये था कि हम लोगों की मदद करेंगे, रूल ऑफ लॉ के ऊपर बात करेंगे। जी ठीक है, साथ ही रहिएगा राव साहब। मैं मियां इरफान अकरम साहब से कुछ और सवाल कर लूँ। मियां साहब, अगर आप इलेक्शन जीतते हैं तो ये जो सियासी बात हम कर रहे हैं, आप वाकई ये सियासत को वकला हजरात से निकाल देंगे, खासतौर पर सियासी जमातों की? आपकी अपनी जो सियासत है वकला की वो तो रहेगी और होनी भी चाहिए, जमहूरियत है, लेकिन सियासी जमातों की जो सियासत है वो अपने इसमें से निकाल सकते हैं? देखिए राव साहब ने बहुत खूब से बात की, हर प्रोफेशनल वकील यही बात करेगा। मैं एक वादा करता हूँ, ना किसी सियासी पार्टी का ब्रीफ होल्ड करूँगा, ना किसी जुडिशरी का किसी का ब्रीफ होल्ड करूँगा, ठीक है, ना किसी जजिस का अलाकार बनूंगा, ना किसी सियासी पार्टी का अलाकार बनूंगा। और इंशाल्लाह मैं यही बात की, हमारे पूरे पैनल में हमारे जो अब प्रोग्राम्स हुए हैं हमने उसमें यही कहा है कि खुदारा हमारी पॉलिटिक्स को हमारी पॉलिटिक्स ही रहने दें, नहीं इसमें सियासी पार्टीज इन्वॉल्व ना हो। आप जीतने के बाद तहरीक तो नहीं लाएंगे हुकूमत के खिलाफ, ताकि जो आपका तहरीक अगर आएगी तो ला कानूनियत के खिलाफ आएगी, अगर हुकूमत के खिलाफ आप इलेक्शन जीतने के बाद तहरीक लाते हैं तो मैं अभी सर फॉर्म 47 तो आ रहा है,
यही तो हम चीख रहे हैं। देखें, आते ही सबसे पहले हमने कहा कि आप इस इलेक्शन को बायोमेट्रिक्स कर दें। देखिए लाहौर हाईकोर्ट के इलेक्शन, लाहौर हाईकोर्ट के इलेक्शन तो फिर ही है ना मियां साहब। अब यकीन दहानी पे तो फिर हम, इसका मतलब कि उनके ही आलाकार बन गए। हम तो ये कह रहे हैं हम किसी सियासी पार्टी के आलाकार नहीं बनेंगे, हम किसी सियासी पार्टी का ब्रीफ होल्ड नहीं करेंगे, आइदर ऑन दिस साइड आइदर ऑन दैट साइड। हम सिर्फ वकला की फलाह बहबूद के लिए आते हैं और वकला की फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे। मैंने अभी एक बयान भी जारी किया है जिसमें मैंने कहा कि मैं वेलफेयर ऑफ लॉयर्स के लिए आ रहा हूं, मैं इलेक्शन वेलफेयर ऑफ लॉयर्स के लिए लड़ रहा हूं। हाँ, जहां मुझे नजर आएगा कि मेरे काले कोट की हुर्मत पे कोई आंच आ रही है तो मैं वहां पर खड़ा होऊंगा और लड़ूंगा, कोई भी सियासी पार्टी हो, चाहे वो पीटीआई की हुकूमत हो, चाहे वो नून लीग की हुकूमत हो। जहां पर मेरे काले कोट के ऊपर, जहां पर मेरी कम्युनिटी के ऊपर कोई सवाल आएगा, जहां उनकी वेलफेयर के ऊपर कोई सवाल आएगा, जहां हमारे अदारे की ऊपर कोई सवाल आएगा, जो इस वक्त हालात हैं जुडिशरी के, आप राव साहब मौजूद हैं, पूछ लें कि जो अच्छे वकील हैं उनकी तो वकालतें नहीं रही। यहां तो ब्रीफ मिलता ही अब उन लोगों को जिनको पता है कि इनको जजेस से रिलीफ मिलना है। और इसलिए कि अब सबको पता चल गया है कि ये वो लोग हैं जिनके ऊपर जजेस जो हैं वो जजेस भी डरे हुए हैं। 26वीं तरमीम के बाद तो अब जजेस को भी पता है कि इन लोगों ने बैठ के हमारी किस्मत का फैसला करना है, हमने इनके खिलाफ फैसला कोई नहीं देना। तो जब पता होगा कि ये 5, 7, 10 लोग हैं जिनके हाथ में जजेस की किस्मत का फैसला है, तो उसके बाद क्या लोग उन लोगों की तरफ जाएंगे या हमारे जैसे आम प्रोफेशनल लॉयर के पास आएंगे? यही यहाँ पर इशू बन रहा है जिसके खिलाफ हमने आवाज़ उठाई भी है, उठाएंगे भी। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि जी मैंने आवाज़ ही नहीं उठानी किसके खिलाफ। हम तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं और इस जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है हम कह रहे हैं कि इसको हमने सिक्योर करना है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है। और मियां साहब आज़ाद अदलिया की आप बात कर रहे थे, इसके लिए आप क्या इस्तिलाहात ला सकते हैं? देखिए, इस्तिलाहात यही हैं कि मैं समझता हूं कि ये 26वीं तरमीम जो है ये सस्टेनेबल नहीं है। अब जो इस वक्त जुडिशरी के हालात है, आप किसी भी जो आम प्रैक्टिस करने वाले बंदा है उसको उठाएं, वो ये कहेगा कि अब जुडिशरी के वो हालात ही नहीं है। यहाँ बहुत अच्छे जजेस बैठे हुए हैं, लेकिन जब आप उनके ऊपर एक प्रेशर बिल्ड कर देंगे कि आपके साल बाद आपकी रिपोर्टिंग होगी और अगर आपने अच्छे फैसले ना किए, अच्छे फैसले कौन से, मतलब इसका मतलब हुकूमत के हक में अगर फैसले ना किए तो आप फारिग हैं। मतलब असल मकसद तो यही है ना, ये सारा अमेंडमेंट करने का। फिर उसके बाद बहुत सारी ऐसी हैं, अभी तो देखें बहुत सारे अभी जो एलिवेशन हुई है, अच्छे जजेस आए हैं, लेकिन बहुत सारे और भी अच्छे नाम थे। अब वहाँ पर हुआ क्या कि जी ये बहुत अच्छे जज हैं, इनकी रिपोर्ट बहुत अच्छी है, लेकिन नहीं जी इनके वोट कम है इसलिए फारिग हैं। ये कोई तरीका नहीं है जज को इलेक्ट करने का। पहले वाले सिस्टम में बहुत सारी खराबियां थी, लेकिन अब खाली वोटिंग की बेस पे कि जी इनको 17 वोट मिल गए हैं इसलिए अब ये जज हो गए हैं। बात ये है कि आपने देखना है, उसकी कंपटीसी देखनी है, उसके केस लॉज देखने हैं, देखें उसकी रिपोर्टेड जजमेंट्स कितनी हैं। अगर अच्छे जज लाना चाहते हैं ये सब चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ेगा, नहीं तो अदरवाइज़ आहिस्ता आहिस्ता ये कौम का एतमाद जो है वो जुडिशरी से उठ जाएगा। देखें, एक यूरोप में बहुत बड़ा जुमला था जो मैं देखता रहा हूं, अगर किसी के खिलाफ कोई ज्यादती करता था वो कहता था आई विल सी यू इन कोर्ट, पर अब वो नहीं रहा। अब ये आप देख लें क्या होना शुरू हो गया। आप मावरे अदालत कत्ल एक आम सी बात है, अभी हुए हैं 2-3 दिन पहले। आप मुझे बताएं किसी ने उस पर सवाल उठाया? किसी जज ने, किसी ने कोई सुओ मोटो लिया किसी कोर्ट ने कि भाई ये तुमने क्या किया है? चाहे वो जो भी था, बदमाश था, बुरा था, अच्छा था। अभी ये जो वाक़े आजकल में हो रहे हैं जिसकी वजह से हम सारी कौम सफ़र कर रही है, मोटरवे बंद है, सब कुछ बंद है, उसमें जो कुछ हो रहा है किसी ने बुलाया, पूछा किसी ने सराहा जा रहा है, उसकी बात अगर आप करेंगे तो उसको तो सीसीडी की कारकर्दगी और उसको सराहा जा रहा है इस पूरे मामले के ऊपर। मैं कह रहा हूँ गंदे से गंदे आदमी को भी इतना मौका जरूर है। सो मोटो पहले सुनते थे होता था, अब तो अरसा दराज ही हो गया कि किसी सो मोटो तो खैर वैसे ही खत्म कर दिया उन्होंने, जजमेंट के जरिए खत्म कर दिया। अब नहीं लिया जा सकता, अब नहीं लिया जा सकता। ले भी सकते हैं सर, ये इट डिपेंड्स अपॉन द जजेस। ठीक है, बहुत सारे पहले हमने देखे आज से 5-7 साल पहले से, उससे पहले कभी कोई सो मोटो कंसेप्ट था ही नहीं। आज समझते कि अदलिया मफलूज है इस वक्त जी बिल्कुल अदलिया मफलूज है। अदलिया को आज़ाद करवाना पड़ना है। हमें लग रहा है कि हमने अगली जो तहरीक अपनी चलानी है वो इन जजेस के लिए चलानी है। वो क्या जजेस हैं जो खुद अदालत के कटहरे में इंसाफ के लिए खड़े हुए हैं। इससे ज़्यादा कोई शर्मनाक बात हो सकती है कि जजेस अपनी पिटीशंस फाइल करते हैं इंसाफ के लिए कि हमें इंसाफ चाहिए।
तो अगर वो उनको जजेस को इंसाफ नहीं मिल रहा तो अवाम का क्या आपको इंसाफ मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। मियां इरफान साहब ये बता दें कि पिछली दफ़ा की अगर बात कर लें, आपने बताया कि सदर एक पैनल से और सेक्रेटरी एक पैनल से, तो क्या आप ये समझते हैं कि अगर दोनों सीटों के ऊपर आपका पैनल विन करता है तो ज़्यादा परफॉर्मेंस दे सकते हैं आप? देखें, ना सिर्फ दोनों सीट पे, बल्कि मैंने आपको बताया कि ये टोटल 17 सीट्स होती हैं। ठीक है, तो मेन दो ऊपर वाली सीट उसके अलावा, लेकिन टोटल 17 सीट्स हैं। यहाँ पर इस तरह भी हुआ है कि सदर और सेक्रेटरी दोनों एक पैनल के हैं, बाकी सीट्स दूसरे पैनल की ज्यादा आ गई, उससे भी कारकर्दगी बॉडी उस तरह नहीं दिखा सकते, बॉडी नहीं दिखा सकते, इसलिए मेजॉरिटी आना जरूरी है। और मैं यहाँ बैठ के आपके चैनल के तौर से अब तमाम वकला भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक पैनल जो भी है, एक पैनल को वोट दें ताकि उनके बाजू मजबूत हों और वो आपके लिए, और आप अपने पैनल के लिए वोट मांग लेना, आप अपने पैनल का मैं तो रिक्वेस्ट यही करूंगा कि हमें वोट दें, हमें वोट दें। देखिए, आपके तवज्जो से अगर हम ये लोगों से कह सकते हैं कि वो आप देखें, सब लोग यहाँ वकला जितने भी हैं, मैं यहाँ पर बता दूं कि हमने दूसरे पैनल से जो है वो लियाकत अली तरीन साहब को, उन्होंने हमारे साथ वादा भी किया था, उन्होंने आना भी था, वो भी साथ बैठते अपना मौक़िफ़ देते, लेकिन वो अभी तक पहुंचे नहीं है। सर तो मैं तो ये चाह रहा था कि आप मेरे साथ मेरे ही ओपोनेंट सेक्रेटरी साहब को बैठाते, फिर बात, बिल्कुल जी, सीट तो खाली है, लेकिन बात ये है कि मुश्किल काम है इस वक्त, जो कुछ है उसको प्रोटेक्ट करना भी मुश्किल काम है। हम तो बोल रहे हैं ना उसके खिलाफ, उसको प्रोटेक्ट करना इतना आसान काम नहीं है। और जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स के जो मैच्योरिटी लेवल है वो बहुत डिफरेंट होता है। आपने वकालत के कम से कम 15 साल बाद जाके सुप्रीम कोर्ट का वकील बनना है, उस वक्त तक आपको जो समझ बूझ है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी होती है। अब तो मेरा ख्याल शायद ही अब तो कुछ यंग पौत आ रही है, वैसे जितने भी सुप्रीम कोर्ट के वो वोटर्स हैं वो 40+ ही हैं, 40 से कम कोई भी नहीं है। और वो एक ऐसा लेवल होता है कि उनको हर अच्छाई बुराई की समझ आ रही होती है। तो इस लेवल पे आके लोग ये समझते हैं कि कौन सा उनके लिए अच्छा नुमाइंदा इलेक्ट हो सकता है और वो उसी हिसाब से वोट डालते हैं। बिल्कुल ठीक है जी, ब्रेक ले लें जी मियां इरफान साहब, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं नाजरीन। वेलकम बैक नाज़रीन। मियां इरफान अकरम साहब, ये बताइएगा कि आपका मंशूर क्या क्या करेंगे आप अगर आप इलेक्शन जीतते हैं, क्या क्या इस्तेलाहात ला सकते हैं, यंग लॉयर्स के लिए आप क्या क्या काम करेंगे, सीनियर लॉयर्स के लिए क्या क्या काम करेंगे, बेहतरी कैसे आ सकती है, ये सारा कुछ ज़रा बता दें। देखें, मंशूर हमने अपना पहले भी रिलीज़ किया है, उसमें देखें जो बेसिक काम है हमारा वो तो बेसिकली यही है कि रूल ऑफ लॉ को प्रोटेक्ट करना और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्शन। उसके अलावा जो मैं पर्सनली जो बातें समझता हूँ, हमारे यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज़ हैं। पहली बात तो ये है कि एक बात मैं क्लियर कर दूँ कि खुदारा मैं हर चैनल पर बैठ के दावा करता था कि जितनी खूबसूरत जमहूरी रवायात हमारे इस अदारे में वो आज तक किसी और अदारे में नहीं है। हम लोग एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं, इलेक्शन लड़ने से पहले भी और इलेक्शन लड़ने के बाद भी हम एक दूसरे के साथ बैठ के चाय पीते हैं। हमने यहाँ पर ऐसी रवायात भी देखी हैं कि इलेक्शन हारने के बाद हारने वाला जीतने वाले को हार पहना, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। और उसके बाद अगले दिन जब इलेक्ट हो जाता है तो प्रेसिडेंट जो है वो किसी एक धड़े का प्रेसिडेंट नहीं होता, प्रेसिडेंट फॉर ऑल होता है। तो यही खूबसूरत जो रवायात हैं वही एक। और दूसरी जो सबसे ज़रूरी बात है कि हमारे इलेक्शंस, ये पहली दफ़ा हुआ है कि हमारे इलेक्शन 16 दिन पहले आए हैं। हमारे इलेक्शन हमेशा 29 या 30 अक्टूबर को होते थे और मैं खुद 2001 में फाइनेंस सेक्रेटरी हाईकोर्ट बार था। जिस दिन इलेक्शन होने थे उस दिन ईद आ गई, हमें कहा गया आप इसको 2 हफ्ते आगे ले जाएं। हमने अपना टेन्योर 2 हफ्ते कम करके 2 हफ्ते पहले इलेक्शन करा दिया कि ये ना हो कि कोई गलत रवायत डल जाए कि लोग इसको आगे एक्सटेंड करना शुरू कर दें। बहुत खूबसूरत रवायात हैं। और एक और बात, चाहे मार्शल लॉ हो चाहे कोई इमरजेंसी का नफाज हो, हमारा इलेक्शन कभी ये नहीं हुआ कि साल पोस्टपोन हो जाए। हमेशा लॉयर्स इमरजेंसी में भी और मार्शल लॉ में भी अपनी फिक्स डेट के ऊपर इलेक्शन करवाते रहे हैं। हम यही कहते हैं कि आप उन लोगों को इलेक्ट करें जो आपको लगे कि आपकी वेलफेयर के लिए काम करते हैं। यहाँ बहुत सारे इश्यूज़ हैं। यहाँ पर फिक्सेशंस का इशू है कि केसेस टाइमली फिक्स नहीं होते। मैं कहता हूँ कि अगर हम इलेक्ट हुए तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी चीफ जस्टिस साहब के साथ मिलकर ये करेंगे कि ना सिर्फ केसेस जल्दी फिक्स हों बल्कि केसेस के जल्दी फैसले भी हों। यहाँ पर लोगों को जो इतने सीनियर लॉयर, देखिए टोटल 4375 लोग हैं, क्या हम गवर्नमेंट से इतना नहीं करवा सकते कि इन 4375 जो कौम की क्रीम
मतलब समझी जाती है। मतलब 4375 आपकी 25 करोड़ आबादी में से एक करीम तस्वर होती। क्या गवर्नमेंट उनको फ्री हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर सकती? क्या गवर्नमेंट उनको मेडिसिन नहीं दे सकती? क्या उनको, अगर आप 25 लाख लोगों को पेंशन दे सकते हैं, तो क्या आप जो हमारे सीनियर लॉयर्स हैं जो 60+ हो जाते हैं या जिनकी वकालत नहीं होती, उनको क्या एक अच्छा स्टाइपेंड नहीं दे सकते कि वो आखिरी अपने अवाइल जो ज़िंदगी के हैं वो अच्छे तरीके से गुजार सकें? ये वो काम है जो गवर्नमेंट से कराने चाहिए अगर गवर्नमेंट की पार्टी की तरफ से कोई इलेक्ट होता है। लेकिन यहाँ पर तो गवर्नमेंट के ब्रीफ पकड़ के तो गवर्नमेंट के लिए लड़ना शुरू हो जाते हैं। वकला के लिए काम क्यों नहीं करते? आपको चाहिए कि वकला के लिए काम करें। हम ये वादा करते हैं, आप हमें इलेक्ट करके हमारे पैनल को इलेक्ट करें, इंशाल्लाह ये सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें ये करने वाली। अभी ये भी इशू है हमारा कि जो वीडियो लिंक्स हैं वो बहुत कम है, टोटल 5 कोर्ट्स में हैं। हम चाहते हैं कि अब तो जितना जदीद दौर आ रहा है कि आपको ये कोर्ट्स में रश नज़र ही ना आए। आपको अगर दिल करता है तो अपने ऑफिस में बैठ के अपने कंप्यूटर के ज़रिए डायरेक्ट कोर्ट के साथ लिंक करके तो अपने केस की हियरिंग करवा लें। ये अब दौर वो नहीं रहा। ये तो बड़ा आइडियल है और ये अगर हो जाए तो कमाल की बात है। आपके टाइमिंग भी फिक्स हो सकते हैं। ये भी कहा जा सकता है कोर्ट की तरफ से कि जनाब 10:15 बजे से लेकर 10:30 बजे 15 मिनट आपका टाइम है, आप उस टाइम पे ऑनलाइन हो, लिंक करें उसके साथ, कोर्ट आपको सुने और आपके केस का फैसला हो जाए। एडीआर सेंटर्स अब आने शुरू हो गए हैं। क्यों आने शुरू हो गए हैं? एडीआर सेंटर भी इसलिए आने शुरू हो गए हैं कि जितनी यहाँ पर डिले होती है उसकी वजह से अब अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर आना शुरू हो गए हैं। उसको डेवलप करें, हम वो काम करें जो वकला की वेलफेयर के लिए, वकला की प्रमोशंस के लिए, वकला की जो इंटेग्रिटी है उसको बढ़ाने के लिए। ये जो सियासी पार्टीज हैं ये आज एक आएगी कल दूसरी आएगी, सब आपको इस्तेमाल करेगी और चली जाएगी। इसलिए मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा वकला से कि उन लोगों को इलेक्ट करें जो आपके अंदर से हैं, प्रोफेशनल हैं, प्रोफेशन के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको समझते हैं और जो प्रोफेशनल लोगों के लिए बेहतरी ला सकते हैं उनको इलेक्ट करें। आप उनको वोट दें जो बेसिकली आपकी वेलफेयर के लिए आए, ना कि अपनी वेलफेयर के लिए, पैसे कमाने के लिए या किसी हुकूमती एजेंडे के ऊपर आए या किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे पे आकर वो ये कोशिश करें कि पूरे वकला की जो मूवमेंट है या पूरे वकला का जो उनकी सपोर्ट है वो उसको एक इकट्ठा करके किसी गलत तरफ इस्तेमाल कर लें। इसलिए इसको लेकिन मियां साहब ये बहुत मुश्किल नहीं लगता आपको कि सियासत को जो है वो इससे निकाला जाए? क्योंकि कहीं ना कहीं तो ये हर पैनल के अंदर ये वाबस्तगी तो है। मैं वही कह रहा हूँ, हर बंदे की जाती वाबस्तगी होती है। अच्छी बात है, पॉलिटिकल वाबस्तगी होनी चाहिए, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट भी होनी चाहिए, लेकिन ये जो दायरा है इसमें नहीं होनी चाहिए। वकला को किसी पॉलिटिकल पार्टी की बेस पे वोट्स नहीं मिलने चाहिए। वकला को वोट मिलने चाहिए उसके अपने काम पे, उसकी पर्सनालिटी पे, उसके प्रोफेशनलिज्म के ऊपर कि ये कितना प्रोफेशनल आदमी है, इसने पहले कितने अच्छे काम किए हैं, इसकी मॉरल वैल्यूज़ क्या हैं और ये लोगों के साथ आम नौयत में भी वैसे मिलता है या नहीं मिलता। यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो गई कि प्रोफेशनल वकील अलग हो गए हैं और इलेक्शनियर अलग हो गए हैं। प्रोफेशनल वकील अब इलेक्शन लड़ने का सोचता ही नहीं है, इतना मुश्किल काम हो गया है। एक तो पैसा बहुत इन्वॉल्व हो गया अब इसमें इलेक्शन लड़ने में। इस दफ़ा तो फिर चलें कुछ थोड़ा सा पाबंदी इन्होंने लगाई, कोई खानों पर पाबंदी लगाई, कोई बैनर्स पर पाबंदी लगाई, जो कि मैं खुद 5 साल से लाहौर हाई कोर्ट का इलेक्शन कर रहा हूँ। मैंने भी उस पर सारी सख्तियाँ करके पाबंदियाँ लगा के इलेक्शन को नीचे लाने की कोशिश सिर्फ इसलिए की थी ताकि एक आम शख्स, एक आम वकील भी सोच सके इलेक्शन लड़ने का। लेकिन जब आप इसको तफरीक कर देंगे कि इलेक्शनियर अलग हैं और प्रोफेशनल अलग हैं, तो जो प्रोफेशनल लोग इस सिस्टम से बाहर निकलते जाएंगे तो जो दूसरे लोग हैं वो इसको सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए आएंगे, वकला की वेलफेयर के लिए। बहुत शुक्रिया मियां इरफान अकरम, वक्त खत्म हो चुका है। बहरहाल जो है नाज़रीन देखते हैं कि 16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन है और बरोज़ जुमेरात, और 20 अक्टूबर को बताया जा रहा है कि इसका जो है वो नतीजे आएंगे। आप देखते हैं कि कौन सा पैनल जीतता है। ताहम जो है वो हमने तो कोशिश की थी कि दूसरे पैनल की जानिब से भी आएँ और वो अपना मौक़िफ़ बयान करें, लेकिन वो नहीं आए। नाज़रीन इजाज़त चाहता हूं, इंशाअल्लाह कल फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।